दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। यहां पर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको भारत एक्सप्रेस पर दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, आपको बता दें कि यहां पर इस बैठक में चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं राष्ट्रपति को और नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति भवन जाकर प्रधानमंत्री मोदी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और इसके अलावा नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता कमलेश सिंह से, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा रहने वाली है। कमलेश, क्या भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्ट्रैटेजी रहेगी जो मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक है, और क्या अब सीधे तौर पर हम ये मानकर चलें कि नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं? देखिए, ये परंपरा रही है कि जब भी कोई सरकार चुन के दोबारा आती है तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। रिजाइन करने के बाद दोबारा क्लेम करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 11 बजे जब मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद ये अनुमोदन किया जाएगा, कामकाज प्रधानमंत्री के कामकाज का अनुमोदन किया जाएगा और प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री पूरी सरकार को डिसॉल्व कर देंगे और जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वहाँ जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन इस्तीफा सौंपने के बाद राष्ट्रपति महोदया प्रधानमंत्री से ये कहेंगे जब तक वैकल्पिक सरकार ना बने तब तक आप अपने पद पे बने रहिए। और शाम 4 बजे शाम 4 बजे एनडीए की बैठक है। एनडीए की बैठक में एनडीए के घटक दल अपने अपने पार्टियों का समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। उस समर्थन पत्र को लेकर प्रधानमंत्री एक बार फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। वहां राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति महोदया को देने के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और राष्ट्रपति तुरंत उनको सरकार बनाने का न्योता भी देगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अभी कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है और शाम 4 बजे एनडीए की बैठक। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करें या समर्थन पत्र लेके जाएंगे जब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिल्कुल कमलेश, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा, यहां पर बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती यह है कि जो तमाम घटक हैं उसके एनडीए के, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, इनके मंत्रिमंडल में विस्तार, इन्हें कौन सा अहम यहां पर मंत्रालय सौंपा जाए, इसको लेकर भी क्या शाम को आज चर्चा हो सकती है या भी और थोड़ा सा इंतजार करना होगा? इस टॉपिक पर पर्टिकुलर चर्चा होगी क्या? नहीं, इस पर आज कैबिनेट विस्तार पर चर्चा नहीं, किसको क्या पद मिलेगा उसको इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि एनडीए की बैठक में तकरीबन 22 दलों के घटक दलों के नेताओं को बुलाया गया और कभी भी गठबंधन दलों की औपचारिक बैठक में इस तरह की बातचीत नहीं होती, वो 1-to-1 बातचीत में होती है। लेकिन चूंकि एनडीए की बैठक हो रही है। ठीक है कमलेश, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में तमाम बड़े नेता पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दिल्ली आ गए हैं। तमाम दूसरे बड़े नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी शाम को होगी। अब स्थिति बहुत अलग होने वाली है। क्या तस्वीर बनने वाली है आने वाले समय में? और जिस तरीके से आपने समर्थन पत्र का जिक्र किया है, 2 समर्थन पत्र बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, एक टीडीपी और दूसरा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। कमलेश जी, निश्चित रूप से जब 4 बजे एनडीए की बैठक होगी तो एनडीए की बैठक बुलाई भी इसी के लिए कि अलग अलग दलों के घटक दल जो मिलकर एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा है, उन्होंने अपना समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को सौंपेंगे और प्रधानमंत्री सभी पत्रों को लेकर राष्ट्रपति को सौंपने जाएंगी और वहां दावा पेश करेंगे कि हमारे पास मेजॉरिटी है। क्योंकि इस बार बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए एनडीए के घटक दलों का समर्थन पत्र बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जब समर्थन पत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है तो निश्चित रूप से
कैबिनेट फॉर्मेशन हो या मंत्रिमंडल का विस्तार हो या उसमें जिन मंत्रियों को रखने की बात हो, उन तमाम चीज़ों पे एनडीए घटक दलों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन 4 बजे चूंकि औपचारिक बैठक है एनडीए की बैठक में फिलहाल ये जानकारी यही है, किसी समर्थन पत्र लेने के अलावा उसके बाद चूंकि जो एनडीए के तमाम घटक दल के नेता जो दिल्ली आज आएंगे वो आज देर रात तक रुकने वाले हैं, कल तक रुकेंगे और उन बारी बारी से प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी। उन जो 1-to-1 टॉक्स दोनों प्रधानमंत्री की और एनडीए घटक दलों के नेताओं के बीच होगी, उसमें कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर उनकी अपनी अपनी मांग वो रख सकते हैं, जिसके बाद ये पिक्चर क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जानकारी है कि 4 बजे बैठक है, 4 बजे बैठक के बाद का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जो घटक दलों के नेता बैठक के बाद निकले थे क्या बोलते हैं वो देखना होगा। लेकिन ये भी जानकारी है कि पहले सरकार बनाने का क्लेम करना है एनडीए के नेताओं को, उसके बाद राष्ट्रपति जब न्योता देगी कैबिनेट मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह के लिए, उसकी पहले एनडीए घटक दलों के नेताओं को तय करना है कि क्या प्रधानमंत्री के साथ एनडीए घटक दलों के कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाना है या सिर्फ प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले शपथ लेंगे या सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ बीजेपी के लोग शपथ लेंगे। ये बात एनडीए की बैठक के बाद ही तय हो पाएगी। बिल्कुल, इस बैठक में कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे कमलेश हो सकते हैं जिस पर खुद भारतीय जनता पार्टी बारीकी के साथ चर्चा करेगी, क्योंकि अब वो फॉर्म में तो नजर नहीं आ रही है बीजेपी जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म था, 2019 में था। क्या अब एक नई रणनीति होगी इस 5 साल के कार्यकाल में, जिस तरीके से सहयोगी दलों को किसी भी तरीके से बाहर न चले जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? क्योंकि अब बीजेपी फुल मैंडेट में तो जिस तरीके से पहले थी वो तस्वीर इस बार तो नहीं बनी। कमलेश, निश्चित रूप से देखिए 2014 और 2019 में आपको याद होगा कि एनडीए के घटक दल जीत के जरूर आए थे, लेकिन एनडीए की बैठक कभी भी औपचारिक रूप से नहीं बुलाई गई। एक बार आपको राष्ट्रपति चुनाव के समय बुलाई गई थी और चुनाव से ठीक पहले जब इंडिया घटक दल का कुनबा बड़ा हो रहा था उस समय ये दिखाने के लिए, सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, तो कुल मिला के 2019 में 2 बार एनडीए की बैठक हुई थी। लेकिन अब चूंकि परिस्थिति चेंज हुई है इसलिए एनडीए की बैठक बार-बार बुलाई जाएगी। और आज की बैठक में मैंने जैसा आपको पहले कहा कि सिर्फ समर्थन पत्र लेने के अलावा उसके बाद जो अगली बैठक एनडीए की उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था एनडीए के नेताओं, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही पूरी एनडीए की सरकार 5 साल चली थी। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। जिन मुद्दों पर एनडीए के घटक दल सहमत होंगे उन्हीं मुद्दों को सरकार इंप्लीमेंट कर पाएगी। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ किया है कि इस कार्यकाल में वो काफ़ी चौंकाने वाला और काफ़ी दृढ़ निश्चय वाला फैसला करने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या एनडीए जो बीजेपी का जो एजेंडा अभी तक रहा है क्या उस एजेंडे पर अपनी सहमति चाहते हैं, खासकर यूसीसी, उसके बाद कॉमन सिविल कोड ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर क्या एनडीए के घटक दलों खासकर जेडीयू और टीडीपी का रवैया क्या होता है, ये 2 बात महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी क्योंकि कैबिनेट फॉर्मेशन करना है, मंत्रिमंडल में सहयोगों को शामिल करना है, इसलिए आज एनडीए की बैठक के बाद क्योंकि औपचारिक रूप से क्लेम किया जाएगा एनडीए की बैठक के बाद, एनडीए का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से राष्ट्रपति से मिलकर अपना क्लेम करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद जब 1-to-1 बातचीत प्रधानमंत्री से एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ होगी तब वो कैबिनेट फॉर्मेशन पर बातचीत होगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा क्या प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के घटक दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या उनके साथ शपथ लेंगे या फिर केवल बीजेपी के नेता शपथ लेंगे। उसके बाद एनडीए के नेताओं को शामिल किया जो मैंने पिछली बार देखा था, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन फिलहाल सब कुछ डिपेंड करता है कि आज की बैठक के बाद किस तरह से रुख रखने वाला है एनडीए नेताओं का। बिल्कुल, आज की बैठक के बाद सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आज की बैठक, और इस बैठक के बाद आगे की तस्वीर साफ होगी कि आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा आगे बढ़ता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बॉडी लैंग्वेज को हम देख पा रहे थे, उनका एक बार बार अपने संबोधन में कहना था कि जितने सारे विपक्षी दल सीटें नहीं ला पाए उतनी एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। तो ये मतलब और मायने इसके हम क्या निकालें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आगे का रोड मैप कितना बड़ा चुनौती होगा जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ इस बार चुनाव में आगे बढ़ी? कमलेश, देखिए बात तो सच है कि बीजेपी के पास बहुमत, अकेले बहुमत नहीं है, और ऐसे में या तो जेडीयू या फिर टीडीपी उनके सहयोग की जरूरत, क्योंकि अगर टीडीपी भी सहयोग करती है बीजेपी को तो बीजेपी मेजॉरिटी के करीब होगी, इसलिए निश्चित रूप से दोनों की पैसाखी की बीजेपी को जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसे में प्रधानमंत्री ये कहने का संकेत दे रहे थे अपने कोर वोटर्स को
कि बीजेपी जिस तरह से 10 साल तक सरकार चलाती रही बड़ी दृढ़ता के साथ, उसी तरह दृढ़ता के साथ सरकार चलाएगी। और ये क्लेम किया जा रहा था कि 243 सीट जो बीजेपी ने जीती है, इंडिया घटक दलों के नेताओं को मिलाकर जितनी सीटें उससे ज़्यादा बीजेपी ने जीती है। इस बात का संकेत दे रहे थे कि जो फैसला 10 साल तक सरकार करती रही दृढ़ता के रूप से, उसी आप दृढ़ता के साथ अगले 5 साल तक वो फैसला दे पाए। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि आखिर दोनों घटक दलों का रवैया क्या रहेगा। क्या ये दोनों घटक दल प्रधानमंत्री या बीजेपी के हर फैसले के साथ होंगे। खासकर जिस तरह से जो आरोप विपक्षी पार्टी लगाती है कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, यूसीसी जैसे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे हैं, एनआरसी जैसे मुद्दे हैं, इन तीनों मुद्दों पर एनडीए के दोनों घटक दलों का रवैया क्या, खाकर ये दोनों घटक दल जो हैं, चूंकि 2014 में आपको याद होगा एनडीए में जेडीयू शामिल थी लेकिन बीच में छिटक गई थी। इसके बाद बीजेपी ने वह सारा जो कोर इशू बीजेपी का था एजेंडा, तो उसको लागू कर लिया था। अब चूंकि एनडीए में फिर वापस जेडीयू आई है, जेडीयू पूरे दम के साथ आई है। 12 सीटें जितना, खासकर उस बैसाखी पे बीजेपी टिकी हुई है। तो ऐसे में अब सब कुछ डिपेंड करता है जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू क्या हुआ रुख अख्तियार करते हैं, खासकर उन मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो बहुत अहम कड़ी भारतीय राजनीति में इस वक्त बनी हुई है, जब भारतीय जनता पार्टी के पास फुल मैंडेट नहीं है। जिस तरीके की एक रणनीति विपक्ष बना रहा है इंडिया गठबंधन कि नीतीश कुमार इस पाले में आ जाएं, हम सब कुछ दे देंगे। कल तो ये खबरें चलने लगी कि प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा आपको। तमाम तरह की रणनीति विपक्षी गठबंधन की भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में बनी हुई है। कमलेश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।